गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। दिवाली का मौसम था और वो मौसम चला गया। पहले कोरोना का मौसम था, वो चला गया और फिर से आ गया। ओके, ऐसा लग रहा था कि स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, दिवाली के बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, बट ये मौसम फिर से आ गया कोरोना का। तो अब ये मौसम फिर से जाता नहीं, तब तक हमें इसे ही पढ़ना है। ओके, जो ऑनलाइन वाला जो था और ये वीडियो बना के आपको भेजते हैं, इसे ही हमें काम चालू रखना है। देखो, ये आपके लिए थोड़ा सा गोल्डन टाइम भी आप कह सकते हो कि 30% तो आपके लिए पोस्ट भी कट हो गया और न जाने अब क्या भी हो सकता है आगे। तो आप अच्छे से पढ़ो, जो भी यहाँ से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं उसको फॉलो करो, अच्छे से वीडियो देखो, उसकी नोट्स बनाओ, एक दो बार प्रैक्टिस करो। ओके, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, छोड़ो इन सब बात को, अब यहाँ आ जाओ मेन टॉपिक पे। तो हमने आगे की जो वीडियो है ना, उसमें चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और 7.8 एक्सरसाइज नंबर 7.8 लगभग कंप्लीट कर दिया था। ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए और आप भूल भी जल्दी जाते हैं। ओके, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। देखो कि हमने डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। ओके, कि और मैंने बताया था कि इनडिफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंट क्या होता है अल्टीमेटली, थोड़ा सा। ओके, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं रिवीजन में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है fx इज इक्वल टू x² और अगर हमें इसका इनडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है तो हम कैसे निकाल देते हैं भाई, कि ये इंटीग्रल की जो साइन है वो करते हैं और ये fx और यहां हम लगाते हैं dx। ओके ना, dx का मतलब क्या होता है अल्टीमेटली, मैंने बताया था टोटली फर्स्ट वीडियो में, आप देख लेना फिर से, कि मैंने बताया था कि भाई हमारे पास सपोज इस प्रकार का कोई फंक्शन है। देखो कि सपोज इस प्रकार का कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का अगर मुझे इंटीग्रल निकालना है तो इस फंक्शन का इंटीग्रल डायरेक्ट में नहीं निकाल सकता। अगर ये मेरा fx है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका छोटे छोटे पार्ट्स बनाना पड़ेंगे ऐसे ऐसे। देखो, और ये सभी पार्ट्स जो है ना वो dx पार्ट होता है। क्या होता है? dx पार्ट होता है। और ये जो मेरा फंक्शन, ये मेन फंक्शन fx है और ये fx फंक्शन है, और अगर कहीं पर भी ये छोटा सा पार्ट रह जाता है तो इसमें एरर आ सकती है ना। अगर देखो dx ना होता तो क्या होता, इंटीग्रेशन होता ओनली फंक्शन का, बट फंक्शन में कहीं माइक्रो का भी अगर कहीं पे छोटा सा पार्ट रह जाता तो इस इंटीग्रल में क्या आती, एरर आती। बट हमें एरर नहीं निकालनी, एरर हमें छोड़नी भी नहीं है, छोटा सा पार्ट भी हम कलेक्ट कर लेंगे इस सारे के सारे फंक्शन में से। इसीलिए मैंने ये फंक्शन fx लिखा और छोटा सा पार्ट dx लिखा। ओके, तो इसका हमें अगर इंटीग्रल निकालना है, इनडेफिनिट इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल fx यानी x² है इनटू dx होगा, और x² का इंटीग्रेशन आपको पता है x³/3 होगा। क्या होगा? x³/3 प्लस c। तो ये c क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप बोल सकते हो। और फॉर ऑल c इज बिलोंग्स टू r, जितने भी हमें c मिलेंगे वो सब r में से मिलेंगे, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात कर दी है। ओके, अब हमें जो निकालना है, अब हमें क्या निकालना है? डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंट क्या होता है? तो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर मुझे यही फंक्शन की अगर मुझे डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन x² dx, बट यहां मेरे पास क्या होगी, लिमिट होगी। क्या होगी? लिमिट होगी। ये कोई भी हो सकती है, मैंने 0 से 1 की ली है, तो ये मेरी लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ओके, और इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालते हैं? इसका इंटीग्रेशन हम इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसी तरह ही हमें निकालना है, यानी कि x² का हो जाएगा x³/3, बट यहां हमें जो आंसर मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। मतलब ये c नहीं होगा, यहाँ c होगा, यहाँ c नहीं होगा।
यहाँ क्या हो जाएगा, हमारी लिमिट आ जाएगी, ये नीचे की लिमिट यानी कि लोअर लिमिट है वो नीचे हम लिखेंगे, अपर लिमिट है वो हम ऊपर लिखेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे कि पहले ऊपर की लिमिट रखेंगे यानी कि 1 को यहाँ रखेंगे 1/3। फिर क्या करेंगे, हम इसको बंद कर देंगे। फिर नीचे की लिमिट यानी कि लोअर लिमिट रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस की साइन, और नीचे की लिमिट यानी कि 0 को यहाँ जहाँ 1 से वहां हम 0 रख देंगे यानी कि 0 का क्यूब अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब यानी 1 और नीचे 3, तो ये 0/0 3 यानी ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। इसका मतलब आप देखो यहाँ यूनिक आंसर आता है, जो भी हमें आंसर मिलेगा वो क्या आता है, यूनिक आंसर आता है। बट यहाँ हमें डिफरेंट आंसर मिलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल और ये इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, आई बात समझ में? तो एक्सरसाइज नंबर 7.89 देखो, उसमें हमें निकालना है इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल इन एक्सरसाइज नंबर 1 to 20। मतलब ये जहां हमें 1 to 20 के एग्जांपल जो सम हमें गिवन है उसमें हमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। ओके, तो देखो एक्सरसाइज नंबर 7.9, एक्सरसाइज नंबर 7.9 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, उसमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x + 1 dx। इसका हमें निकालना है डेफिनेट इंटीग्रल। कैसे निकालना है देखो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो फर्स्ट तो हम इसको कोई नाम दे देते हैं, सपोज i is equal to -1 to 1 x + 1 dx। देखो मैंने i क्यों लिखा है, क्योंकि ये छोटा सा ही फंक्शन है, छोटी सी वैल्यू है। अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो हम यहाँ लिखते कि ये फंक्शन के लिए तो सब लोग हमें हर बार ये लिखना पड़ता, बट हमें हर बार नहीं लिखना, इसलिए मैंने आई लिख दिया। आई का मतलब क्या होता, मुझे पूरे आनंद नहीं होता कि आई लिखने से मुझे थोड़ा सा मजा आएगा। आई क्या है, इंटीग्रल है। आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल। ये अल्टीमेटली इंटीग्रल ही है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अब फर्स्ट लेक्चर एक बार देख लेना, फिर ये वीडियो चालू करना, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन और इंटीग्रल के बारे में, डिफरेंट के बारे में भी आपको बताया। बस समझे? तो अल्टीमेटली ये इंटीग्रल है, इसीलिए मैंने इक्वल टू आई लिखा है, याद रखना। तो अब इसका हमें इंटीग्रल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कि i इज इक्वल टू, हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 x dx प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 ये 1 dx। आई बस में x dx ये 1 dx। ओके, dx को मैंने दोनों को दे दिया है। तो i इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, लिमिट क्या आ गई -1 to 1 प्लस 1 dx। 1 का तो कुछ होता नहीं, dx का क्या हो जाएगा x -1 to 1। चलो अब लिमिट रखो ऊपर की, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, x की जगह 1 आ जाएगा 1/2 माइनस -1 यहां आ जाएगा -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 यहां रखो माइनस -1 आ जाएगा x की जगह, देखो ये एवरेज में। तो i इज इक्वल टू ये होगा 1/2 माइनस, देखो -1 का स्क्वायर यानी +1 प्लस 1/2 प्लस ये तो 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 ये दोनों कट जाएंगे। तो i इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 + 1 यानी 2, 1 + 1 यानी 2। इजी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 तक 1/x dx। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम नाम दे देंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3 1/x dx। ओके, चलो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, i इज इक्वल टू log x, और ये बेस क्या है e। ओके, बेस e है। देखो आपके पास दो प्रकार के बेस होते हैं,
एक ई होते हैं और एक 10 होते हैं। आप केमिस्ट्री में देखना 10 होता है, ओके। वो थोड़ा सा अलग पार्ट है, बट मैं आपको कभी समझाऊंगा कि ln और log, ln भी होता है और log भी होता है ना। ln भी होता है और log भी होता है। ln का बेस होता है 10, इसका होता है, थोड़ा सा कभी टाइम होगा तब आपको समझेंगे, ओके। अभी यहां देखिए, तो log x है और ये लिमिट, लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है, ओके। चलो लिमिट कैसे रखते हैं हम, पहले ऊपर की लिमिट रखेंगे, i = log बेस e 3 माइनस log e बेस, ओके। और इसको हम i = log e 3/2 लिख सकते हैं, हाँ कि ना, यस। क्यों? क्योंकि हमें पता है, बिकॉज करके लिख देना यहाँ साइड में, हमें पता है कि अगर log x माइनस y है, सॉरी x माइनस log y है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log x on y, ओके। ये हमें आपको पता होना चाहिए। देखो हम 7.9 में जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें कहीं ना कहीं एक या तो दो फॉर्मूला यूज होंगे, किसके, इनडेफिनेट इंटीग्रल के। मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल का जितना भी फॉर्मूला है वो आपको माइंड में होना चाहिए। मैं तो आपको यहां बताऊंगा, बट मैं आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन दे दूं तो उसमें कोई डिफरेंट फॉर्मूला होगा, है बस समझ में। डिफरेंट क्वेश्चन में आपको कोई भी दे दूं तो उसमें डिफरेंट फॉर्मूला होगा, तो अगर आपको फॉर्मूला ही माइंड में नहीं है तो आप क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको शायद पूछे तो भी एक ही मार्क में पूछेगा, है बस समझ में। आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर मैं log x प्लस log y करूं तो ये हो जाएगा log x into y, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी एक फॉर्मूला है। चलो आगे देखो, आगे का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है। देखो उसमें क्या है, i = इंटीग्रेशन 1 से लेके 1 to 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9px, ओके। चलो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट तो कि हमें पता है, ओके। अब एक बात समझो, आपने ये बात लगभग नहीं समझी होगी मेरे ख्याल से। मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, वो आप इस क्वेश्चन के पहले लिख लेना, ये यहां पे लिखो, ओके। देखो मैंने क्वेश्चन देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि शायद आपको पता भी ना हो, तो जो मैं नोट लिखवाता हूं आप इस क्वेश्चन के पहले लिख देना कि अगर let f be the any function, ओके, f हमारा कोई भी फंक्शन है एंड लेम्डा, ये हमारा क्या है, लेम्डा, इसको क्या बोलते हैं हम, लेम्डा। लेम्डा be the any constant, no any नहीं, constant function, constant function। देखो f जो है ना वो कोई भी फंक्शन है, एनी फंक्शन है, बट लेम्डा ओनली कांस्टेंट फंक्शन है, एनी कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट नहीं होता, ओके। लेम्डा भी तो कांस्टेंट फंक्शन है, देयरफॉर या तो देन इंटीग्रेशन लेम्डा into fx into dx a to b, देखो a to b लेम्डा into fx dx, तब क्या होगा, ये लेम्डा जो है ना वो बाहर निकल जाएगा, a to b fx dx हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है आपको पता है। आपने सारा का सारा इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल दिया, बट इसका मतलब शायद आपको नहीं पता होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक ही इंटीग्रल
इंटीग्रल में एक से ज्यादा फंक्शन भी मिल सकते हैं। समझो बात को कि आपको एक ही इंटीग्रल में आपको एक से ज्यादा फंक्शन मिल सकते हैं। यहां मैं सपोज h कर दूं तो भी चलेगा, कोई दूसरा फंक्शन t ले लूं तो भी चलेगा। 1 2 3 4 फंक्शन है, एक ही इंटीग्रल में आपको एक से ज्यादा फंक्शन मिल सकते हैं, बट उसमें भी जो कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन वो इंटीग्रल का पार्ट नहीं बनता। समझना बात को, जो यहां से मैंने आपको बोला कि भाई ये जो लेम्डा है ना वो फंक्शन ही है, बट वो कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन कभी भी इंटीग्रल का पार्ट नहीं होता, वो इंटीग्रल के बाहर निकल जाता है जब भी हमारा इंटीग्रेशन होता है। बात को समझो, बात को समझो, ये क्यूबिक कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए ये बाहर निकल जाएगा, वो इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है ना बात? अच्छा ओके, अब समझिए, अब यहां समझो, इसको मैं एक बार अलग अलग दे देता हूं इंटीग्रेशन, फिर हम समझते हैं। यहां जो देखो ये क्वेश्चन एक ही एकदम सिंपल है, इसको हमें करना ही नहीं सोल्व, बट ये जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना है कि i इज इक्वल टू, देखो मैं अलग अलग दे देता हूं, इंटीग्रेशन 1 to 4 x cube dx minus 5 इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 x square प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 यहां dx है, 6x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 9 dx। अब समझो, अब यहां ध्यान से समझो कि मेरे पास जो फर्स्ट इंटीग्रल है ना उसमें दो वैल्यूज है, एक तो 4 है और ये x क्यूब dx है। तो अब ध्यान दो कि यहां 4x क्यूब dx है ना, ये दो फंक्शन है, 4 भी है एक फंक्शन है और x क्यूब भी वो भी एक फंक्शन है, बट ये 4 है ना वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं बनेगा भाई, बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये कैसा होगा, देखो 4 इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 x क्यूब dx माइनस 5 इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 x स्क्वायर dx प्लस 6 इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 x dx प्लस 9 इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 dx। ओके, ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। अब समझिए कि r इज इक्वल टू 4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 बाय 4 1 से लेके 2 माइनस 5 x क्यूब बाय 3 1 से लेके 2 प्लस 6 x स्क्वायर बाय 2 1 से लेके 2 प्लस x 1 से लेके 2। अब ये वैल्यूज रख देना, जो भी मिले वो अच्छा होगा। ओके, थोड़ा सा इस पे नजर डाल देना, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, पसंद है मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट। ओके, चलो देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एकदम सिंपल है। इंटीग्रल 0 to pi by 4 sin 2x dx। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे हम भाई, sin 2x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन i is equal to इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 sin 2x dx। i is equal to sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x है ना, और x का जो x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है ना वो यहां नीचे आ जाएगा, वो आपको पता है। ओके, और नीचे आ जाएगा 0 से लेके पाई बाय 2। चलो अब क्या करेंगे हम, अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे। एक मिनट, साइन का जो इंटीग्रेशन है ना वो माइनस cos होता है ना, क्योंकि अब देखो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, बट ये एंटी डेरिवेटिव है इसलिए cos यहां आ जाएगा। आपको फर्स्ट लेक्चर में शायद डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपको बताया जाता है कि ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। आप इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। ओके, तो देखो
यहां से मैं -2/2 बाहर निकाल देता हूं। ओके, तो यहां बचेगा cos 2x और x की जगह मैं पहले अपर लिमिट रख देता हूं, यानी यहां आ जाएगा π/4 और फिर माइनस यहां रख दूंगा मैं cos 2 × 0। ये आपको समझ में आगे होगा शायद। तो ये बचेगा I -1/2, यहां से cos π/2 हो जाएगा, है ना। तो ये cos π/2 माइनस ये cos 2 × 0 यानी 0 हो जाएगा। तो I -1/2 × cos π/2 यानी 0, cos 0 यानी 1। तो ये -1 को इससे मल्टीप्लाई करो, I होगा -1/2 यानी -1 + 1/2। ये आपका आंसर है। इजी। चलो क्वेश्चन 5 में आपको आपके वर्क में देता हूं, होमवर्क में। यह cos है, तो इजी है भाई। 6 देखो, तो 6 में क्या है देखो कि इंटीग्रल 4 to 5 e raised to x dx। चलो इसका इंटीग्रल निकालो। सॉल्यूशन I is equal to integral 4 to 5 e raised to x dx। चलो e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to x ही होता है। तो I is equal to e raised to x 4 to 5 अपर लिमिट लगाओ, तो I is equal to e raised to 5 minus e raised to 4 होगा कि नहीं। अब देखो मैं इसको e raised to 5 को कैसे लिख सकता हूं, e raised to 4 into e लिख सकता हूं क्या, क्योंकि मेरा बेस सेम है। तो एक्सपोनेंट का मैं एडिशन कर सकता हूं। इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। 4 + 1 5 अगले माइनस e raised to 4। अब मुझे बताओ e raised to 4 दोनों में कॉमन है कि नहीं, यस। तो I is equal to e raised to 4 कॉमन e - 1 बात करते हैं। क्वेश्चन 7 देखो, इंटीग्रल 0 to π/4 10x dx। चलो इसका इंटीग्रल निकालो। तो चलो इसका इंटीग्रल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, तो हमें पता है भाई कि I is equal to इंटीग्रल 0 to π/4 10x dx। चलो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, I is equal to log sec x होता है ना। log क्या होता है, sec x होता है। ओके, तो बेस क्या होगा, की होगा। ओके, चलो I is equal to log sec π/4 ओके माइनस log बेस e sec 0 क्या होगा, sec 0। ओके, चलो अब sec π/4 यानी क्या होगा, ये sec π/4 है। I is equal to log e sec π/4। अब sec π/4 यानी क्या होगा, sec किसका रिवर्स है, cos का। तो cos π/4 यानी क्या होगा, 1/√2। बट यहां sec है तो यहां क्या आ जाएगा, ये मोड माइनस log sec 0 यानी क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, यस। तो I is equal to log e square root of 2। अब मैं square root of 2 लिखूं तो चलेगा, यस और यस। क्यों, क्योंकि मैंने यहां मोड लिखा। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा लेता हूं, फिर यहां आता है। मुझे पता नहीं आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं, अगर आप फेस टू फेस होता तो मैं पूछ लेता कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं log x लिखूं, बट मैं ऐसा बोलूं कि मेरा x जो है वो r में से, तो इस log की कभी वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। बट हाँ मैं ये बोलूं कि x मेरा r में है, बट मैं इस x को मोड में लिख दूं तो चलेगा। क्यों चलेगा, देखो हमें पता है कि log की वैल्यू हमें तभी मिलती है जब हमारा x कोई भी पॉजिटिव नंबर हो। क्या हो, पॉजिटिव नंबर हो, फिर वो कोई भी हो, 1/2 हो, √3/2 हो, कोई भी हो।
log की वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब हमारा x जो है ना, हमारा x वो पॉजिटिव हो। आई बात समझ में? log की वैल्यू आपको पॉजिटिव है तो ही मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। अब log -1/2 की वैल्यू निकालो, नहीं मिलेगी, ये मिलेगी ही नहीं। आई बात समझ में? इसीलिए log ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं सब में मोड करता हूं। अब समझो, इसको भूल जाओ। अब यहां आ जाओ, तो यहां क्योंकि ये √2 है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्यों अब मुझे मोड ये लिखने की जरूरत नहीं है। log इसको मैं लिखूंगा ऐसे, log 1 और i इज इक्वल टू log, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 1/2। चलेगा कि यस जोड़ेगा, और ये log 1 यानी 0। अब log में हमें एक रूल्स पता है कि अगर कोई पावर यहां है तो वो नीचे चली जाती है log में, है ना? तो i इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 1/2 log, ये हमारा आंसर आ गया। इजी, ओके। तो चलो आज का सेशन में यहां स्टॉप करूंगा, आगे के वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? आई होप कि अच्छे से ये समझ में आया। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अब चैप्टर बनने वाला है, क्योंकि मुझे तो इसमें बहुत ही मजा आता है। ओके, थोड़ा सा मजा लो आप भी। मजा आपको तभी आएगा जब आपके पास फॉर्मूला कंप्लीट होंगे आपके दिमाग में। क्लियर? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।